नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 14 अगस्त, तो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देश दुनिया राज्य दर राज्य संक्रमितों के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे और इस बीच दुनिया भर से जो खबर निकल के आ रही है आपको बता दें कि फर्जी कंपनियां बना हवाला कारोबार चला रहे थे चीनी लोग, ताबड़तोड़ छापे और बैंक कर्मचारी भी शामिल थे। इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से बहुत बड़ा खुलासा हुआ इस नेटवर्क के बारे में। और इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान गिड़गिड़ाया, एक बार फिर से कहा भारत के साथ बिना वार्ता के कुछ नहीं संभव, वार्ता करने से ही भारत के साथ शांति विवाद हल किया जा सकता है। और इस बीच लद्दाख में चीनी की दादागिरी के जवाब भारत ने तैनात किए, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर तैनात कर दिए घातक परमाणु बम वर्षक विमान। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं भारत ने दिया चीन को एक और झटका, तेल कंपनियों ने बंद की चीनी टैंकरों की बुकिंग। तो वहीं ट्रंप की मदद से इजरायल और यूएई के बीच हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे एक तरफ ईरान जल पड़ा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मर पड़ा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहाँ पर दिल्ली हिंसा की जांच कर रहे डीसीपी समेत 121 पुलिस कर्मियों को 15 अगस्त को सम्मानित किए जाएंगे। तो वहीं सरकार ने जारी किया चेतावनी, इन नंबरों से अगर आए फोन कॉल तो उठाने से बचें। और राजीव त्यागी की मौत के मामले में संबित पात्रा और आज तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें देश दुनिया के बारे में जाने के, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की विदेश नीति पूरी तरीके से सक्षम होगी और देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब और करारा जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली जो बड़ी खबर कोरोना संक्रमितों के आंकड़े के बारे में आपको बता दें कि 24,60,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। वहीं मृतकों की संख्या 48,000 को पार कर गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 64,000 के करीब मामले सामने आए हैं। तो वहीं एक 17,50,000 के करीब लोग रिकवर यानी स्वस्थ हो चुके हैं। 6,60,000 के करीब वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि फर्जी कंपनियां बना हवाला कारोबार चला रही थी चीनी कंपनियां, ताबड़तोड़ छापेमारी, बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। बड़ा खुलासा हुआ है, करोड़ों का नेटवर्क तैयार था। आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर फर्जी चीनी कंपनियों का पर्दाफाश किया है जो देश में हवाला रैकेट चला रही थी। कई फर्जी कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, यहाँ तक कि 1,000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार की भी जानकारी मिली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम के करीब 21 ठिकानों पर छापेमारी करके इस गठजोड़ का पर्दाफाश किया। इस काम में बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चीनी कंपनियों के उनके साथ जुड़े हवाला रैकेट और बैंक कर्मचारियों की तलाश में छापेमारी की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने के लिए फर्जी चीनी कंपनियों के नाम पर करीब 40 अकाउंट बनाए गए हैं, उनमें से हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। यहीं तक ये मामला नहीं है। आपको बता दें कि ये चीनी लोग बाकायदा मणिपुर की महिलाओं से शादी भी कर लिए थे। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, सब कुछ फर्जी देश का बनवा लिए थे। यानी अब आप समझ सकते हैं कि कोई विदेशी नागरिक भी हमारे देश में बड़ी ही आसानी से रह सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बनवा कर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बोले भारत के साथ वार्ता के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है, विवाद से नहीं सुलझ सकता है मसला। नेपाल के विदेश मंत्री प्रमित कुमार ग्याली ने एक बार फिर से बयान दिया है। दरअसल अब नेपाल लगातार अपने अड़ियल रवैये को रुख में नरमी ला रहा है। भारत के साथ उनके देश के क्षेत्र संबंधित विवाद केवल वार्ता के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने नेपाल के सरकारी टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भारत से किसी भी स्थिति में हम विवाद नहीं कर सकते हैं और न ही विवाद के जरिए हम नेपाल भारत से किसी भी तरीके से अपने मसलों को हल कर सकते हैं। ऐसे में शांति के जरिए ही ये मामला निपट सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। लद्दाख में चीन की दादागिरी का करारा जवाब, अमेरिका ने तैनात किए अपने घातक परमाणु बम वर्षक विमान। जी, दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच सहमति के बाद भी चीन प्योंगयांग झील और देवसांग इलाके में अपनी सेना को पीछे नहीं हटा रहा है। यही नहीं, चीन भारत की सीमा से लगे अपने इलाकों में नए ठिकाने बना रहे हैं। यही नहीं, चीन ने लद्दाख के पास स्थित अपने सैन्य ठिकानों पर अपनी परमाणु मिसाइल DF-26 को तैनात कर दिया। चीन की इस जोरदार सैन्य तैयारी का करारा जवाब देने के लिए अमेरिका भी अपने मित्र भारत की मदद के लिए साथ आदत दिख रहा है।
अमेरिका ने भारत के बेहद करीब स्थित अपने नौसैनिक अड्डे डियोंग गार्सिया पर परमाणु बम गिराने में सक्षम बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 B-20 स्पिरिट स्थिर बॉम्बर डियोग गार्सिया में तैनात कर दिया गया। लद्दाख से करीब नज़दीक है ये विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मिसौरी एयरबेस में डियोंगो से गार्सिया पहुंचे। अमेरिका ने कहा है कि 29 घंटे की ये यात्रा दर्शाती है कि अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी तक किसी भी समय और कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यूएस एयरफोर्स के कमांडर जनरल ने ये एक बड़ा ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं चीन को खुली चेतावनी और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। तो फिलहाल दोस्तों हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें जहां पर भारत ने चीन को दिया एक और झटका, तेल कंपनियों ने बंद कर दी चीनी टैंकरों की बुकिंग। दरअसल सरकार संचालित तेल कंपनियों ने चीनी कंपनियों द्वारा संचालित या उनके मालिकाना हक वाले तेल टैंकरों की बुकिंग को बंद करने का फैसला किया। भले ही जहाज किसी तीसरे देश में पंजीकृत हो, यह निर्णय चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले महीने जारी निर्देशों के तहत आया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमा तनाव चल रहा है और इसी को देखते हुए भारत एक के बाद एक कदम चीन के खिलाफ उठा रहा है। और इन्हीं कदमों में एक बड़ा कदम यह है कि भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए तेल टैंकरों को पूरी तरीके से बुकिंग पर रोक लगा दी है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। ट्रंप की मदद से इजरायल और यूएई के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से इजरायल और यूएई के बीच बृहस्पतिवार को ऐतिहासिक समझौता देखा गया है। बता दें कि दोनों देशों के बीच कई सालों से चल रही दुश्मनी नए समझौते के साथ ही महत्वपूर्ण हो गई। नए समझौते के तहत अब दोनों देश एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंधों की नई बुनियाद रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल ने फिलिस्तीनियों द्वारा उनके भविष्य की स्थिति के लिए मांगी गई कब्जे वाली जमीन के अनुलग्न को रोकने के लिए भी एक समझौते के हिस्से के रूप में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इजरायल ने समझौते के तहत वेस्ट बैंक इलाके में कब्जा करने की अपनी योजना को टाल दिया है। कहा जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बृहस्पतिवार को फोन पर काफी देर तक चर्चा हुई। इसके बाद समझौते पर सहमति बन गई। ट्रंप के ट्वीट के बाद यूएस, यूएई और इजरायल का एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में प्रतिनिधिमंडल सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े सौदों पर हस्ताक्षर होगा, जो कि एक ऐतिहासिक है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से इजरायल ने खाड़ी देशों पर कहीं ना कहीं अटैक किया था उसके बाद से तनाव था, लेकिन अभी ये शांतिपूर्ण ढंग से यूएई ने समझौता किया। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। नेपाल अब भारतीय विजिटर से मांगेगा आई कार्ड, फैसले के लिए कोरोना का बताया बहाना। दरअसल नेपाल लगातार एक के बाद एक कई फैसले ले रहा है। एक तरफ तो बातचीत का बात कर रहा है, भारत से बातचीत के लिए रोना रोता है, लेकिन दूसरी तरफ वो नई चाल चल देता है। यही कारण है कि नेपाल के बीच संबंधों पर आए असर के बीच एक अब नया मामला निकल गया है। नेपाल अब भारत से आने वाले लोगों से पहचान पत्र मांगेगा। इसके पीछे उसने कोरोना संकट की वजह बताया है। नेपाल सरकार द्वारा लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास बढ़ती चली जा रही। नेपाल सरकार का ताज़ा फैसला चौंकाने वाला है। वेबसाइट द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल अब भारत के लोगों से पहचान पत्र मांगेगा। गृहमंत्री राम बहादुर थापा ने कल ये बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि विदेश मंत्री भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ओली भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नया फैसला लिया जाता है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा की जांच कर रहे डीजीपी राजेश देव समेत देश के 21 पुलिस कर्मियों को 15 अगस्त होंगे सम्मानित। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2020 के उत्कृष्ट सेवा पदक को ऐलान कर दिया है। ये सम्मान पुलिस जांच के लिए दिया गया है। इस बार आपको बता दें कि 121 पुलिस अधिकारियों को ये सम्मान दिया जाएगा। इसमें 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली से डीजीपी क्राइम राजेश देव का नाम भी इसमें शामिल है। राजेश देव जामिया हिंसा की जांच कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्ट के लिए दिए जाने वाले पदक में जिन 121 अधिकारियों के नाम हैं उनमें से CBAI से 15, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र पुलिस से 10 पुलिस, यूपी पुलिस से 8, केरला और बंगाल पुलिस से 7 और बाकी अन्य प्रदेशों और संघ शासित प्रदेशों में भी शामिल हैं।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने जारी की चेतावनी, इन नंबरों से आए फ़ोन कॉल तो उठाने से बचें। दरअसल देश में ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड के चलते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त पर यूजर्स को इस बारे में चेतावनी दी गई है। सरकार ने यूजर्स को फर्जी कॉल्स को लेकर चेतावनी दी है। साइबर दोस्त की ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी गई है जिसमें यूजर्स सुरक्षित रह सकें। मोबाइल फ़ोन्स पर आने वाले कॉल्स की मदद से फ्रॉड का तरीका काफ़ी पुराना है, लेकिन हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें से फ़ोन कॉल के जरिए बैंक अकाउंट खाली करने की बात आ रही। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके पास 92 और +92 और +01 से शुरू होने वाले नंबरों से अगर कॉल आते हैं तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये इसमें से आपके अकाउंट नंबर भी खाली हो सकते हैं और आपको धमकी भी मिल सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की लाइव डिबेट में मौत के मामले में बड़ी खबर, संबित पात्रा और आज तक के खिलाफ FIR दर्ज कर गई। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का समाचार चैनल आज तक के डिबेट शो में शामिल होने के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजीव त्यागी के निधन की खबर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आग की तरह फैल गई थी, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर पहले ही जिस शख्स को डिबेट शो में देखा गया अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर संबित पात्रा और कांग्रेस के तहत डिबेट होती है, हमेशा जिस तरीके से होती है उस टाइम भी हुई। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि संबित पात्रा ने जिस तरीके से राजीव त्यागी की से बात की थी वो उचित नहीं था, और इसी को लेकर अब संबित पात्रा पर FIR की मांग सोशल मीडिया में उठी। जिसके बाद आपको बता दें कि यूपी में लखनऊ में कांग्रेस यूपी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने लखनऊ में तहरीर देकर आज तक और रोहित सरदाना न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु हिंसा के बाद कांग्रेस विधायक ने रोना रोया, बोला मैंने क्या किया था जो मेरा घर जलाया है इसने। जी हाँ, दरअसल बेंगलुरु हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मोती अपने घर पर हुए हमले को लेकर काफ़ी दुखी हैं। बेंगलुरु के डीजे अल्ली इलाके में मंगलवार शाम विधायक के घर पर हमला हुआ था। घर में आगजनी की गई थी। भीड़ ने विधायक के घर के साथ 2 पुलिस थानों में भी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। और आपको बता दें कि विधायक इतने डरे हुए हैं कि अब वो अपने घर भी जाने से डर रहे हैं, और उनका कहना है कि हमारे आखिर क्या आरोप थे जो हमको इस तरीके से हमारे घर को जलाया गया और हम पर हमले किए गए। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक बात नहीं है और ये कहीं ना कहीं उचित नहीं था, और इस तरीके से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को कोरोना मेदांता में भर्ती हुए हालत गंभीर बताई जा रही है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नित्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नित्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया। नित्य गोपाल दास आपको बता दें कि इस समय उनको मेदांता में भर्ती कराया गया है और वहां पर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई स्पेशल डॉक्टरों को भी भेजा है और उन पर कड़ी निगरानी चल रही है। लेकिन एक दुखद खबर यह है कि मामला तेज़ी के साथ उनकी हालात बिगड़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत है, आने वाले समय में उनको वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा वाजपेयी का रिकॉर्ड, 15 अगस्त को रचेंगे एक और इतिहास। दरअसल स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक नया रिकॉर्ड बना लिया, अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी कल भारतीय इतिहास में चौथे से सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो गैर कांग्रेसी हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 जो नाम है उनमें केवल और केवल कांग्रेसियों का है, जबकि चौथे नंबर पर अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन अब वाजपेयी का भी नंबर काटकर प्रधानमंत्री मोदी चौथे स्थान पर आ गए। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से पीएम मोदी की लोकप्रियता रही और काम करते रहे तो देश में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ना है और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पीएम बन जाएंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा हमें और ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने दें, बस केस कुछ ही दिन में सॉल्व कर देने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े खुलासे करेंगे। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने दावा किया है कि सुशांत राजपूत के बीमार रहने पर भी पार्टी करती थी रिया चक्रवर्ती और उनके
अकाउंट से ही पूरे के पूरे जो फैशन का काम होता था रिया चक्रवर्ती सुशांत के ही पैसे से करते थे। तो कई बड़े खुलासे किए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने समय मांगा है। कहा इसमें कि हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है, हमें और ईडी को यानी सीबीआई और ईडी को समय दिया जाए, एक एक कड़ी सामने लाकर रख देंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार से कोरोना महामारी के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियां, मास्क पहन वोट डालेंगे, वोटर बूथों पर सैनिटाइज अनिवार्य होगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के आम चुनाव का ऐलान, मतदाता मास्क लगाकर बूथों पर मतदान करेंगे। मतदान के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है, जहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग ने नई तैयारियां की है। तो दोस्तों बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो लाइक करें। दोस्तों दुनिया भर में कोविड-19 की क्या सिचुएशन है, आपको बता दें कि 2 करोड़ 6 लाख के आंकड़े पार कर गए। 2 करोड़ 6 लाख 24 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 7 लाख 50 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 52 लाख कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1 लाख 65 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 31 लाख 71 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 1 लाख 4 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 23 लाख 96 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं आपको बता दें कि 47 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। जो दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।